नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 के आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। मैं सिलेबस से को पहले आपको डिस्प्ले कर देता हूं, उसके बाद हम इसको एक एक करके समझेंगे कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4 को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम दिया गया है गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, और दूसरे भाग का नाम दिया गया है दोलन मतलब ऑसिलेशन। अब देखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी है उसके अंतर्गत जो सिलेबस में जो टॉपिक बोले गए हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मतलब जो ग्रेविटीज लॉ है फॉर न्यूटन, दूसरा है केंद्रीय बल मतलब सेंट्रल फोर्स। इन दोनों को मिला के किसी एक क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है। 90% बच्चों को, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं आप, तो 11th या 12th में जरूर आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मतलब ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा होगा। उसी में से इसको आप ले सकते हैं 11th या 12th की बुक से। सेंट्रल फोर्स भी 11th या 12th का ही टॉपिक है, आप चाहें तो उसकी भी बुक में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं कैपलर का नियम, ये भी आपका पुराना टॉपिक है। यहां मैं क्लियर कर दूं, पहले के टाइम पे कैपलर के 3 नियम हुआ करते थे और तीनों नियम का डेरिवेशन भी आता था, बट सिलेबस में क्लियर मेंशन है कि सिर्फ हमको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। वहीं गोलीय कक्षा में उपग्रह मतलब सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये वाला जो टॉपिक है, इसका जो आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड जो निकलता है, जो भी वैल्यूज निकलती हैं, ये आपको 11th की बुक से मिल जाएगा। और अगर अभी आप परीक्षा सार या नवबोध किसी से भी पढ़ रहे होंगे तो आसानी से आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद है अगला टॉपिक जीपीएस। तो ये जो 3 टॉपिक है, कैपलर के नियम, ये जो आपका गोलीय कक्षा में उपग्रह वाला है, और जीपीएस, इन तीनों में से किसी एक के पूछे जाने की संभावना इस बार सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जीपीएस और ये जो गोलीय कक्षा में उपग्रह वाला टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक इस बार नए ऐड किए गए हैं, तो इनको पूछे जाने की संभावना इस बार सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं इसके दूसरे जो टॉपिक है मतलब यूनिट 4 के दूसरे सेक्शन की तरफ। उसमें आता है दोलन मतलब ऑसिलेशन। इसमें आप एक क्वेश्चन जो है सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हल, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, टोटल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी, और औसत ऊर्जा मतलब एवरेज वैल्यू जो है वो, ये अलग अलग आपको दिया गया है। याद रखिएगा, ये एक ही क्वेश्चन है जिसके अलग अलग भाग को आपको सिलेबस में दिया गया है, तो आप आसानी से ये वाला यूनिट कर सकते हैं। आप सिर्फ एक क्वेश्चन अगर करते हैं तो सिलेबस के ये 3 जो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं वो आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो आप क्या करें, सरल आवर्त गति वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लें, यौगिक लोलक कंपाउंड जो आपका पेंडुलम है उसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो अगर आप सरल आवर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन और यौगिक लोलक मतलब कंपाउंड पेंडुलम पढ़ेंगे तो लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो अवमंदित दोलनों की अवकल समीकरण और प्रणोदित दोलनों का अवकल समीकरण, मतलब आपका एक डम्ड ऑसिलेटर होता है और एक नॉर्मल जो ऑसिलेटर है उसका 2 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, उनका आपको सिर्फ और सिर्फ अवकल समीकरण ज्ञात करना है। आपको अवकल समीकरण के अलावा इसमें और ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। पहले के टाइम पे इन दोनों को 10-10 नंबर का पूछा जाता था, बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करना होता था उसमें, बट अभी के टाइम पे चूंकि सिलेबस में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये जो ऑसिलेटर हैं जो 2 ठो अवमंदित और प्रणोदित, इसको आप चाहें तो और अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इस यूनिट को टारगेट करना है तो सबसे पहले आप जो है वो ये जीपीएस और गोलीय कक्षा में उपग्रह इसको देखें। 2 टॉपिक क्लियर होने के बाद आप सरल आवर्त गति को करें। जैसे ही आप इसको करेंगे तो बहुत सारा टॉपिक आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको यौगिक लोलक और इन दोनों में से कोई भी एक जो पिछले साल ना आया हो उसे कर लीजिएगा, तो ये यूनिट आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो इस सेक्शन में अगर अपन यूनिट नंबर 4 की बात करें तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान देना है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। तो चलिए अब 5वें यूनिट को देखते हैं। जो 5वां यूनिट है वो बीएससी फाइनल ईयर का जो एक चैप्टर है, जो पहले यूनिट का रिलेटिविटी मतलब आपेक्षिता या सापेक्षिता, उससे लिया गया है।
ये जो सापेक्षिता का विशेष सिद्धांत मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसको लिया गया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? निर्देश तंत्र मतलब रेफरेंस फ्रेम, इसके अंतर्गत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आप चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। यहां पर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय फ्रेम, ये देखने में देखिएगा आपको दो दिख रहा होगा, लेकिन रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ एक डेरिवेशन है जो है आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जो सेकंड आईएमपी क्वेश्चन रहता है वह है माइकलसन मोर्ले का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकलसन मोर्ले। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो 90% चांस है इसे 10 नंबर का देगा, और अगर इसे 5 नंबर का दिया गया तो उस कंडीशन पे इसे छोटा किया जाएगा, मतलब इसका जो थ्योरी सिद्धांत है या तो उसे पूछेगा या तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मतलब जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसे पूछा जाएगा। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद सापेक्षिता का सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आइंस्टीन ने दिया था, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, अगर आप करेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा जो इन टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो पहला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लीजिए, दूसरा माइकलसन मोर्ले कर लीजिए, तीसरा रिलेटिविटी कर लीजिए, और चौथा जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लॉरेंज रूपांतरण कर लीजिए। लॉरेंज रूपांतरण और माइकलसन मोर्ले ये दोनों थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और सापेक्षिता का सिद्धांत छोटे क्वेश्चन हैं। अगर आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप लंबाई में संकुचन मतलब लेंथ कॉन्स्ट्रक्शन, समय का विस्तार टाइम डायलेशन, वेग का रूपांतरण मतलब मास का वेलोसिटी के साथ क्या चेंज होता है उसके बारे में आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लॉरेंज रूपांतरण अगर आता होगा तो ये 3 क्वेश्चन आपसे नेचुरल बन जाएंगे, क्योंकि यहां पर ज्यादा कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, 90% कैलकुलेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है। तो अगर आप पहला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा माइकलसन मोर्ले, तीसरा सापेक्षिता का सिद्धांत, चौथा लॉरेंज रूपांतरण, और ये 3 दिए गए क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो लगभग ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास समय बचता है तो ऊर्जा संवेग रूपांतरण मतलब एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन को भी आप कर सकते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह रहूं तो सबसे पहले जो मैं टारगेट करूंगा वो इन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करूंगा। पहले गैलीलियन रूपांतरण को समझूंगा, उसके बाद माइकलसन मोर्ले, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी को, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को पहले समझ जाऊंगा, फिर उसमें क्या क्या चेंज करने से ये 3 जो डेरिवेशन है वो बनेंगे उनको देख लीजिए आप। और अगर इसके बाद समय बच जाए तब ऊर्जा संवेग रूपांतरण मतलब एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन को आप देखिए। ये यूनिट नंबर 4 और 5 का डिटेल था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो बीएससी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको आने वाले एग्जाम में इसका एडवांटेज मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।